अंडरवर्ल्ड। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बंदूकें, गोलियां, गैंग वॉर, है ना? लेकिन आज हम गोलियों की नहीं बल्कि इसके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। वो कमाल की पैरेलल इकोनॉमी जो इसे असल ताकत देती है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादा ताकतवर कौन है, एक ग्लोबल किंगपिन या फिर एक लोकल सरगना? जवाब शायद सुनने में बहुत आसान लगे, लेकिन असली कहानी वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। एक तरफ है दाऊद इब्राहिम, नेटवर्थ करीब 20 लाख करोड़ रुपए, 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ कारोबार और दुनिया भर में बदनाम। और दूसरी तरफ रहमान डकैत, कराची के एक छोटे से इलाके लियारी का सरगना। अरे कागज पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इसी लोकल डॉन रहमान डकैत ने कराची में दाऊद के सगे भाई नूरा को सिर्फ किडनैप ही नहीं किया, बल्कि उसे टॉर्चर करके मार डाला। और सोचिए, दाऊद कुछ नहीं कर पाया। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है होम टर्फ का फायदा। देखिए, कराची में दाऊद के पास पैसा था, पॉलिटिकल सपोर्ट था, सब कुछ था। लेकिन रहमान डकैत के पास अपने लड़ाके थे, ऐसे लोग जो उसके लिए मरने मारने को तैयार थे। ये वो रॉ पावर थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। डकैत की अपने इलाके में पकड़ ऐसी थी ना कि दाऊद का पैसा और उसका रुतबा दोनों ही वहां फेल हो गए। तो ये हमें हमारे मेन सवाल पर वापस लाता है। अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो फिर एक क्रिमिनल एम्पायर को खड़ा क्या करता है? उसे चलाता क्या है? चलिए आज अंडरवर्ल्ड की इसी मशीनरी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। पहला पिलर है नकली करेंसी की इकोनॉमी। और ये सिर्फ पैसा छापना नहीं है, ये देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर एक सीधा हमला है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए के नकली नोट इंडियन इकोनॉमी में डाले जाते हैं। ये ऑपरेशन कौन चलाता है? बड़े पैमाने पर डी कंपनी आईएसआई की मदद से। मतलब ये एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म है जो देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करता है। अब सवाल ये है कि ये नकली नोट इतने असरदार क्यों हैं? पहली बात, इन्हें पाकिस्तान की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। ये भारत के 22 में से 17 सिक्योरिटी फीचर्स की हूबहू नकल कर लेते हैं। इतने असली लगते हैं कि कई बार तो बैंक के अधिकारी तक धोखा खा जाते हैं। और फिर इन्हें गुलेल से, सुरंगों के जरिए या फिर नॉर्मल सामान के बीच छिपाकर बॉर्डर पार करा दिया जाता है। अब चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ, स्लम माफिया। ये वो जगह है जहां अंडरवर्ल्ड अपने ऑपरेशन के लिए अपनी जमीन तैयार करता है। क्राइम जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल की एक लाइन है, अगर स्लम्स नहीं होते तो माफिया ही नहीं होता। ये सुनने में एक लाइन लगती है, पर बहुत गहरी बात है, क्योंकि यही झुगी झोपड़ियां वो नींव है जिस पर अपराध का पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत सिंपल, 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, सरकारी या प्राइवेट जमीन पर अवैध कब्जा करो। स्टेप 2, उस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े बिना किसी कागज के बाहर से आए मजदूरों को कैश में बेच दो। स्टेप 3, उस इलाके में घर बनाने के लिए जो भी सामान लगता है, बांस, पतरा, ईंटें, उसकी सप्लाई पर पूरा कंट्रोल कर लो। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, उस स्लम को अपराधियों, हथियारों और ड्रग्स के लिए एक सेफ जोन, एक पनाहगाह बना दो। और इस मॉडल से होता क्या है? एक पैरेलल सोसाइटी बन जाती है जिसे चलाते हैं क्रिमिनल्स। और ये पूरा सिस्टम टिका होता है रेगुलर हफ्ते पर, जो पुलिस नेताओं और अफसरों तक पहुंचता है। इसी मॉडल ने दाऊद और छोटा राजन जैसे बड़े बड़े गैंग्स को उनके ऑपरेशनल बेस दिए। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ग्लैमरस पिलर की, मुंबई का डांस बार एम्पायर। दशकों तक ये अंडरवर्ल्ड का सोशल, फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट इंजन रहा। इसकी कहानी शुरू हुई 1960s में एक अकेले बार सोनिया महल से। 80s का दशक आते आते तो जैसे एक धमाका हुआ। मुंबई में 2000 से ज़्यादा डांस बार खुल गए। फिर 90s में शेयर बाजार के बूम ने इस इंडस्ट्री में बेशुमार पैसा डाला। और 2005 में जब ऑफिशियल बैन लगा तो क्या ये ख़त्म हो गया? नहीं, ये बस अंडरग्राउंड हो गया। तो ये कितना बड़ा था? अपने पीक पर सिर्फ मुंबई की डांस बार इकोनॉमी की वैल्यू थी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 1 लाख करोड़! ये काले धन की एक ऐसी विशाल नदी थी जो सीधे अंडरवर्ल्ड में जाकर मिलती थी। ये बार सिर्फ नाच गाने की जगह नहीं थीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के, मैच फिक्सिंग के और हनी ट्रैपिंग के सेंटर थे। और सबसे बड़ी बात, यहां अक्सर पुलिस वाले और पॉलिटिशियन खुद साइलेंट पार्टनर या मालिक हुआ करते थे। तो ये तीनों पिलर मिलकर बनाते क्या हैं? एक शैडो स्टेट, मतलब सरकार के पीछे चलती एक समानांतर सरकार।
इसे ऐसे समझिए, एक पैरेलल सिस्टम जो अपनी खुद की करेंसी चलाता है नकली नोटों के जरिए, जो अपनी खुद की जमीन पर कब्जा करता है स्लम्स के रूप में, और जो अपने खुद के सोशल हब्स चलाता है डांस बार्स के जरिए, जहां पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस सब एक जगह मिलते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ऑफिशियल सिस्टम के साथ साथ चलता है और उसे चैलेंज भी करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जब अंडरवर्ल्ड अपनी खुद की इकोनॉमी, अपना इलाका और अपना सोशल फैब्रिक बना लेता है, और अक्सर इसमें असली सिस्टम की भी मिलीभगत होती है, तो फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया असल में खत्म कहाँ होती है और हमारी दुनिया शुरू कहाँ से होती है?